जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 3 अक्टूबर 2024 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। माता जी आप सबके ऊपर कृपा बना के रखें और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, बस यही माता जी से प्रेयर है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच है, स्पेशल पेड बैच ज्ञान सर का पेड बैच। इस बैच को जो है वो आप जरूर ज्वाइन कर लें। 0 से लेकर सिलेक्शन तक की इस बैच में आपकी तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम पे चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर पेज है जिसको आप फॉलो कर लीजिए। यहां पर हम लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको मिलती हैं। आज की कौन से टॉपिक है हम लोग बात करेंगे भगत सिंह जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी सारे फैक्ट्स इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होंगे और भी कुछ फैक्ट्स हम लोग न्यूज में देखेंगे। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड जो है वो पीएमएलए से रिलेटेड क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगेन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है जुडिशियल एसेट डिक्लेरेशन को लेकर। तो क्या है ये न्यायिक परिसंपत्ति घोषणा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक अच्छा टॉपिक आया है। और यूएन रिफॉर्म से रिलेटेड तो मान के चलिए आपकी हर महीने में 1-2 टॉपिक तो मिलते ही हैं। और इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जो है बहुत सालों से डिमांड जो है वो कर रही है, तो उसी पर फिर से एक आर्टिकल आ गया है। फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो काफी सारे टॉपिक हम लोग को जीएस पेपर 2 के नजर आ रहे हैं, तो एक एक करके पूरे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताते जाऊंगा, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला टॉपिक भगत सिंह जी का हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनकी लेगेसी का टॉपिक है। और भगत सिंह जी से तो आप जानते हैं कि काफी सारे हम लोग को जो युवा देखने को मिलते हैं और भारत की अलग अलग पीढ़ियां जो हैं उनको काफी प्रेरणा जो है वो मिली है भगत सिंह जी से। और 28 सितंबर 2024 जो थी वो इनकी भगत सिंह जी की जयंती थी, एनिवर्सरी थी भगत सिंह जी की। उन्हें आज भी राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है और उन्होंने अपना जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए समर्पित किया था। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है वो उनका स्ट्रगल था, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। और उन्होंने अपने पीछे साहस और बलिदान की विरासत छोड़ गए थे। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह जी के योगदान को विभिन्न कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से याद किया जाता है, जिनमें उनकी विचारधाराएं और लेखन के महत्व को स्वीकार किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है उनकी आइडियोलॉजी को और उनकी राइटिंग्स को। तो फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा में। और जन्मे थे भगत सिंह जी और एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे, और जो कि उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में गहराई से शामिल हुए थे। इसके अलावा उनके पिता और चाचा भी एक उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 12 वर्ष की आयु में ही जलियनवाला बाग हत्याकांड को देखने से उनमें देशभक्ति की गहरी भावना और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रतिबद्धता उत्पन्न हुई थी। अब इनके एजुकेशन के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें और क्रांतिकारी भागीदारियों के बारे में बात करें, तो उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज, जिसकी स्थापना एक प्रमुख नेता ने करी थी, इनमें शिक्षा प्राप्त करी। और इस कॉलेज में स्वदेशी आंदोलन पर जोर दिया जाता था और यह क्रांतिकारी विचारों के लिए एक मंच साबित हुआ था। 1924 में वे एक क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए, जिसका नाम उन्होंने बाद में 1928 में बदलकर समाजवादी अभिविन्यास को दर्शाने के लिए रख दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में की गई थी, युवाओं को मोबिलाइज करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में। अब 1928 में एक पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस की बर्बरता के कारण एक उल्लेखनीय नेता की मौत का बदला था की हत्या में शामिल थे। तो बताओ आप, इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का असासिनेशन किया था 1928 में। वो लीडर कौन थे, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए यार, जो कि इनके काफी नजदीक थे। और 18 अप्रैल 1929 को उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश कानूनों के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर मुकदमा भी चलाया गया। लाहौर
षड्यंत्र मामले में हत्या के दोषी पाए जाने पर उन्हें 23 मार्च 1931 को उनके साथी क्रांतिकारियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिया। बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि उनके साथियों के क्या नाम थे, जिससे उन्हें शहीद ए आजम या सबसे महान शहीदों की उपाधि जो है वो मिली थी। शहीद ए आजम की का टाइटल जो है वो इन्होंने अर्न किया था। फिर साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो भगत सिंह जी ने मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन अथीस्ट, और जेल नोटबुक और भी काफी सारे इन्होंने लेखन जो है वो लिखे थे और ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी जिसमें समाजवाद और क्रांति का जिक्र जो है वो किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये किताबों के नाम थोड़े से ध्यान में रखना। अपने शुरुआती लेखन विश्व प्रेम, विश्व प्रेम यूनिवर्सल लव जिसको कहते हैं, इनमें उन्होंने समानता के महत्व की घोषणा की और नस्लीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए भूखमरी एवं संघर्ष से मुक्त दुनिया की कल्पना की थी अपनी उन्होंने शुरुआती किताब में। तो शुरुआत से ही देशभक्ति की भावना इनके अंदर थी। अब आपको बता दूं कि मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह जी की जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, तो आज की डेट में वो कितना रेलिवेंट है, आज की डेट में उसका महत्व क्या है, कितना सिग्निफिकेंट रखती है। तो पहला पॉइंट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक बंधुत्व के कंसेप्ट की बात करते हैं। भगत सिंह जी की जो किताब थी विश्व प्रेम, उसमें उन्होंने ग्लोबल पूरे दुनिया भर में शांति और समानता की बात करी थी, प्रमोट किया था कि भैया हमें सभी लोग को मिलकर कॉपरेशन करना है, सहयोग करना है। समय रहते नेशनलिज्म, रेसिज्म, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की इन्होंने जो है वो बात करी थी कि आज की डेट में हम लोग को जो है वो नेशन के प्रति प्यार, रेसिज्म नहीं करना है किसी भी प्रकार से, मतलब लोगों को रंग भेद के आधार पर जो है वो अलग नहीं करना है, राइट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिच और पुअर के आधार पर लोगों को अलग नहीं करना है, सबको इक्वल रखो। कम्युनल हार्मनी की इन्होंने बात करी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी। भाई इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, लोग जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद कर दो। इनके आर्टिकल्स थे कम्युनल राइट्स के ऊपर और उन्होंने उनके सॉल्यूशंस भी दिए कि भाई ये चीज बिल्कुल सही नहीं है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इंडिया की बात करें जहां पर रिलीजियस और कम्युनल टेंशन के कारण जो है वो सोशली लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो उस प्रॉब्लम को इन्होंने समझा था। इन्होंने बोला कि भाई युवाओं को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करो, नया माइंडसेट आए पॉलिटिक्स के अंदर। इन्होंने बोला कि जो पिछड़ी कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज है, पिछड़े समुदाय जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनको सशक्त बनाओ, अपलिफ्ट करो, जो कि बेसिकली कास्ट इश्यूज के कारण पीछे हटते जा रहे हैं, इक्वल नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, यूनाइट नहीं हो पा रहे। और इनसे रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्रांतिकारी भावना के बारे में पता लगता है। इनका दृष्टिकोण क्रांति क्या है, इनमें उनने उल्लेखित किया था कि जो दमनकारी प्रणाली जो हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसा हम लोग को ऑपरेसिव सिस्टम देखने को मिलता है, उसको लगातार चुनौती दी इन्होंने और उसको प्रोत्साहित करने की बात करेगी। भाई जो भी चीज, यानी कि अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, आपका कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कानून है जो दमनकारी है, जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उसको हटाओ। ये एक ऐसा सिद्धांत है कि क्रांति क्या है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन के आधुनिक आंदोलन में लागू रहता है। कि जब भी कोई भी ऐसा ऑपरेसिव सिस्टम सामने आ रहा है, तो क्रांति का मतलब यही है कि उस सिस्टम को आपको हटाना है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि मॉडर्न मूवमेंट में एप्लीकेबल होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म के, कि आपको राजनीतिक सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये फैक्ट्स हैं बहुत अच्छे। देखो ये मेंस के लिए तो ये पूरे पॉइंट्स इतने अच्छे, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पीएमएलए, पहली चीज तो पीएमएलए क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये बेसिकली आपके जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिंपल शब्दों में काले पैसे का मूवमेंट करवाना, काले पैसे का उपयोग टेरर फाइनेंसिंग में करवाना, काले पैसे का उपयोग जो है वो करके वेपन्स वगैरह इलीगल तरीके से खरीदवाना, काले पैसे को सफेद पैसे में कन्वर्ट करना, जो कि शेल कंपनीज के थ्रू होता है। शेल कंपनी समझते हो, ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ ऑन पेपर रहती हैं।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेल दी है एक फॉर्मर तमिलनाडु के मिनिस्टर को, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व थे। और इन्होंने बोला कि ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जांच करती है, तो उन्होंने बोला है कि कोर्ट का कहना यह है, कोर्ट ने इस बात पर आलोचना करी है कि बिना सुनवाई के व्यक्तियों को जेल में रखने के उद्देश्य से ये जो पीएमएलए का जो कानून जो लागू कर दिया जाता है वो ना किया जाए। तो इन्होंने ये भी चीज ये कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी के द्वारा पीएमएलए कानून का, जिससे कि जो भी इंडिविजुअल जिसको बुक कर लिया जाता है पीएमएलए के तहत, उसको जो है वो बेल तक नहीं मिलती है, उसको लंबे समय तक जेल में टाइम बिताना पड़ता है। तो ऐसा तो दुरुपयोग हो सकता है ना भाई, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है पीएमएलए लगा दो और उसको जेल में भेज दो। अब वो केस लड़ता रहे बेचारा, अपने आप को प्रूफ करता रहे कि वो सही है कि गलत है, राइट। तो इन्होंने बोला कि लंबे समय तक ऐसा मत करो, आप तुरंत जो है वो डायरी पेश करो कोर्ट के अंदर, इन्वेस्टिगेशन तुरंत फिनिश करो, प्रूफ्स लेकर आओ। तो कोर्ट ने यही चिंता व्यक्त करी है कि इस प्रकार से जो स्ट्रिक्ट कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका मिसयूज किया जा रहा है, स्पेशली इसके सेक्शन 45 का, जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देता है कि उसको बेल ना मिले। तो पूरा मुद्दा आपको समझ में आया कि कोर्ट का क्या कहना है, क्लियर हुई वाला पहला पॉइंट इस टॉपिक के अंदर, कि कोर्ट ने साफ साफ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोर्ट ने साफ साफ एक ही चीज कही है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, पीएमएलए का जो कानून है, इस कानून में जिस भी व्यक्ति को बुक किया जाता है उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है और जेल से उसका ट्रायल चलता है, नहीं उसका मुकदमा जो होता है वो जेल से उसको करना पड़ता है, उसको अपने आप को प्रूफ करना रहता है कि वो गिल्टी है कि नहीं। तो ऐसे में कई बार किसी व्यक्ति को इस पर्टिकुलर कानून के तहत बुक करके जेल भेज दिया जाता है, तो ये मिसयूज हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि लंबे समय तक किसी को ऐसे मत करो। इसके अंदर यही कहा गया है कि भाई पीएमएलए जैसे कानून हुए, उआपा हुए, राइट, एनडीपीएस हुआ, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता कि कुछ लोग जिनके पास ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह केसेस जो लोग बुक्ड होते हैं, नार्कोटिक्स एक्ट जिसको हम लोग जनरली कहते हैं, तो उसमें भी लोगों को बेल जो है वो नहीं मिल पाती। तो ये कहा है कि ऐसे भाई इस तरीके से दुरुपयोग ना किया जाए कानून का। नेक्स्ट, सेक्शन 45 पीएमएलए कानून का जो है वो ये बोलता है कि दो कंडीशन होंगी बेल के लिए, ठीक है। कोर्ट जो है वो कन्विंस होना चाहिए कि आरोपी जो है वो गिल्टी नहीं है और आगे चल के इस प्रकार से और कोई क्राइम जो है वो नहीं करेंगे अगर वो बेल में रहते हैं तो बाहर। और एक व्यक्ति को जब अगर बेल नहीं मिलती है ना, तो लंबे समय तक उसको जो है वो जेल में रहना पड़ता है बिना मुकदमा शुरू हुए। तो ये भी एक बड़ी मतलब कठोर शर्तें हम लोग को देखने को मिलती हैं जो इस कानून के तहत निर्धारित की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के एक जजमेंट को रेफर किया के ए नजीब केस के, जहां पर यह कहा गया कि जो ट्रायल्स के अंदर डिले चल रहा है उआपा के अंडर, मतलब जो हम लोग को उआपा जो कानून देखने को मिलता है उसके तहत जो डिले चल रहा है, राइट, कैदियों का लंबे समय तक, तो उनको जो है वो बेल दिया जाए, राइट, कि भाई इतने लंबे समय तक उनका ट्रायल जो है वो नहीं चलना चाहिए, फटाफट ट्रायल फिनिश करो कि व्यक्ति को जो है वो भाई वो व्यक्ति दोषी ही सिद्ध नहीं हुआ और उसका आपने जेल में रखा हुआ है, तो दिक्कत वाली कहानी है ये तो कोर्ट जो है वो लगातार चिंता कर रही है कि भाई इस प्रकार से पीएमएलए, उआपा, एनडीपीएस, ऐसे जो कानून के अंदर जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जिसमें बेल नहीं मिल पाती है लोगों को और मुकदमे भी बहुत लंबे समय तक चल रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक टाइम फ्रेम में पूरी चीज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक व्यक्ति की राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी का जो प्रोविजन आर्टिकल 21 के अंदर आता है उसका उल्लंघन हो रहा है सीधे सीधे, है कि नहीं। तो ये देखो आप, सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, चाहो तो नोट डाउन कर लो। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। क्या बढ़िया बात कही गई है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ये सब पता है, ऐसे फ्रेजेस यूज करना शुरू कर दो आप अपनी। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, राइट, कि नियम के तहत जमानत दे दी जाए और जेल में अगर किसी को रखना है अंडर ट्रायल्स को, तो वो एक्सेप्शन के तौर पर ही होना चाहिए, राइट। तो ये चीज, तो ऐसे स्टेटमेंट जब यूज करोगे ना तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। अब एक और बात करें, जैसे लॉयर्स हैं और लीगल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी इस जजमेंट को स्वीकारा है, बोला कि हाँ भाई कि सही है, और ये कहा है कि हाँ हमें आज की डेट में जो है वो इस चीज पर काम करना जरूरी है कि ऐसे जो स्ट्रिक्ट लॉ है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिसयूज होता है तो ज्यादा लंबे समय तक किसी व्यक्ति को बिना दोषी करार किए उसको जेल में रखा जा रहा है, तो मतलब एक प्रकार से वो सदा ही काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो था वो इसी चीज पर लाया गया कि भाई इस प्रकार से आर्बिट्ररी डिटेंशन मत करो,
जानबूझकर किसी को भी जो है वो फंसाकर जेल के अंदर जो है मत डालो, उसको परेशान करने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, इनका ये मानना है कि भाई पीएमएलए के प्रोविजन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर लोगों को। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोर्ट के इस फैसले पर जो है वो खुशी जाहिर करी है, वेलकम किया है इस फैसले को कि हाँ भाई कि टाइम रहते हुए जो है वो ट्रायल्स जो है वो फिनिश होने चाहिए इस स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर। यानी कि एक टाइम फ्रेम बना दो कि भाई इतने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, केस पे मतलब कोर्ट में केस डायरी जो है वो पेश हो। जब डायरी कोर्ट के पास आएगी, केस जो है वो शुरू होगा, तो फिर वो जज फैसला लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को बेल देनी है कि नहीं देनी। राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। उआपा और एनडीपीएस में कंपैरिजन की अगर बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये दोनों टॉपिक्स भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें भी लंबे समय तक जो है वो ट्रायल चलता रहता है। मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओगे कि उआपा के तहत जो है वो कितने दिनों तक किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट में पेश किए जेल में रखा जा सकता है? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स पर लिखकर? ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि भाई जो बेल का प्रोविजन जो है वो लाया जाए और ट्रायल्स अगर चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी फिनिश हो। तो आज की डेट में क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? तो 75% से भी ज्यादा इंडिया के अंदर जो जेल में लोग रह रहे हैं ना, वो अंडर ट्रायल्स है। पता है आपको? सिर्फ 25% दोषी हैं, 75% से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं। तो जेल के अंदर क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेल का सिस्टम जो है वो बहुत बेटर जो है वो करने की आवश्यकता है। चैलेंजेस यही हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कि बेल किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इसमें भी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण डिले होता जाता है और कोर्ट की डेट जो है वो बढ़ती जाती है। तो सामने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर परेशान होना रहता है। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो रिफॉर्म, सुधार जो है वो लाया जाए, सिंप्लीफाई करो बेल की कंडीशन को। इस प्रकार से जानबूझकर मनमानी तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको अरेस्ट ना होने दिया जाए। राइट। और मतलब जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत करें जिससे कि जज जो है वो फैसला ले सके। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड सुपरविजन प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए। भाई देखो, कम्युनिटी जो होती है ना, जैसे छोटे मोटे अपराध जो हम लोग को देखने को अब देखो, जनता को बेसिकली या आसपास में रहने वाले को पता होता है कि इस व्यक्ति की गतिविधियां क्या, एक्टिविटीज क्या है, तो उनको भी इन्वॉल्व करके जो है वो बेल देना है कि नहीं देना, उस पर फैसला जो है वो लिया जाए। मेन चीज है स्पीडी ट्रायल, कि जो मुकदमा चल रहा है, सुनवाई जो होनी है वो जल्दी से जल्दी हो और सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से जल्दी गिल्टी डिक्लेयर करना है या फिर नॉन गिल्टी डिक्लेयर करना है, उस चीज पर फैसले पे लाया जाए। कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव करो। आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो ही गया है, तो डिजिटलाइजेशन के जरिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट देखो, पेंडिंग ही इतने केसेस है कि क्या करें। तो ये भी एक इशू हम लोग को बड़ा देखने को मिलता है। तो आपके क्या विचार है इस चीज को लेकर? आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट के थ्रू पाया गया, मात्र 13% ही जजेस इंडिया के हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया है अपने एसेट को, मतलब अपनी संपत्ति को, इसको बोलते हैं जुडिशियल एसेट डिक्लेरेशन, कि जजेस अपनी संपत्ति को जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। मात्र 13% ही जज जिन्होंने बताया कि भाई मेरे पास कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है। ये चिंता वाली बात है कि जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी का इशू है। अब वो ये बेसिकली करप्शन से रिलेटेड भी चीजें सामने आती हैं, हाईलाइट करती हैं, शक पैदा करती हैं। तो पार्लियामेंट की कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई मैंडेटरी है, मतलब ये अनिवार्य है कि आपको जो है वो जजेस को अपने एसेट जो है उनको डिस्क्लोज करना। आप देखिए, आप देखो, एक तरफ मतलब मानना पड़ेगा यार, लेजिस्लेटिव भी जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। कानून जो है ये दूसरों के लिए बनाते हैं बट अपने लिए नहीं बनाते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर आप देखिए, जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, ये कितनी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं मैंडेटरी तौर पर? बहुत ही कम। और जजेस के लिए बोल रहे हैं कि मैंडेटरी डिक्लेयर करना है। देखो, बोलते वही है ना कि पहले भाई ज्ञान तब दो जब खुद उस चीज पे अमल रहो। दोनों चीजें हैं, मैं तो अपना एक ओपिनियन आप लोग को बता रहा हूं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर भी एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई, ऐसे डिक्लेयर तो करना पड़ेगा जजेस को, है ना। बट डिटेल्स रिमेन्स लिमिटेड, डिटेल्स जो है वो लिमिटेड है। तो ये क्वेश्चन यही बताया जा रहा है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि भाई सार्वजनिक दायित्व पर सवाल उठ रहा है। वैसे देखो, तौर तरीके तो बहुत होते हैं, वो खुद के नाम पर तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टी परचेज करेंगे नहीं।
फैमिली के नाम पर करते हैं। की फैक्ट्स के बारे में बात करें तो देखो 749 जजेस में से 25 हाई कोर्ट्स में मात्र 98 जजेस अप्रोक्सीमेटली 13% ने ही अपनी संपत्ति पब्लिकली डिक्लेयर करी है कि भाई इतनी इतने मेरे पास प्रॉपर्टी है, यानी कि मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं। और ऑब्वियस ही बात है कि ये बड़ा एक गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर, सवाल उठा रहा है। अब देखो जैसे जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी पे तो और बड़े सवाल उठने चाहिए जुडिशरी से ज्यादा। अब 80% जो अवेलेबल एसेट डिक्लेयर किए गए हैं वो सिर्फ 3 ही हाई कोर्ट से सामने नजर आ रहे हैं, केरल हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। यहां के जजेस ने डिक्लेयर किया कि हाँ भाई मेरे पास इतनी इतनी संपत्ति है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 33 जजेस में से 27 जजेस के नाम रिवील किए हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है, बट अभी भी एसेट की डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, मतलब ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं है। इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये कहा है कि जो एसेट डिक्लेरेशन जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत नहीं आता है, एज अ इंफॉर्मेशन के तहत, तो हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, सोचिए आप। गुजरात हाई कोर्ट ने क्लेम किया है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट की जो है वो कमी है इसके अंदर, लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों दे भाई जजेस की। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हाई कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि एसेट डिक्लेरेशन कॉन्फिडेंशियल होता है भाई, और ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते हम। तो अब देखिए, तो कहीं ना कहीं अब मेरी बात बहुत सिंपल सी चीज है यार। देखो जैसे आगे चल के आप डीएसपी बनते हो, आईएएस बनते हो, एसडीएम बनते हो, तो उस पोजीशन पे जाकर ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति, तो आप बता दोगे हाँ भाई ये लो, जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी तो मेरे पास एक घर है मेरे नाम पे, या नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे, है ना। तो ये पता है क्या होता है कि इस सर्विस के दौरान देखा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके पास संपत्ति कितनी इकट्ठी हो रही है, राइट। तो वो करप्शन को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए है, ये सब चीजें होती हैं। बट ठीक है, जो पॉलिटिशियन जो इतना वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एसेट डिक्लेयर करना चाहिए, ये एमपी एमएलए मिनिस्टर्स खुद अपने एसेट डिक्लेयर करते हैं क्या? हमारे वोट वोट लेने के लिए घर के सामने आके हाथ जोड़ते हैं, और जैसे ही इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भूल जाओ, फिर जिसके सामने हाथ जोड़ा उसी को जब वो आपके पास आता है कुछ डिमांड करने, या डिमांड छोड़ो मतलब कुछ रिक्वेस्ट लेकर कि सर मेरा ये काम अटक गया है, प्लीज उसको जो है वो थोड़ा ठीक करवाइए, ये देखो ये अधिकारी मेरे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, तो उससे मिलता ही नहीं है। पॉलिटिशियन बोलता है भाड़ में जाओ। यही कहानी है भैया। और इंडिया के अंदर करप्शन लेवल बहुत हाई पे है, बहुत हाई। करप्शन तो कोर्ट से ही शुरू होता है भाई। आप कोर्ट में कभी जाओ, आप देखोगे ना जज की नाक के नीचे ही जो बाबू लोग बैठे रहते हैं, 50 100 200 500 रुपए लेकर जो है वो डेट आगे बढ़ा देते हैं। बहुत सारी चीज चलती है, जज के नाक के नीचे ही होता है पूरी चीजें। तो सोचो, जिस जगह पर न्याय लेने जा रहे, न्याय के लिए जा रहे हो, उसी जगह पर करप्शन होगा तो कैसे काम बनेगा भाई। अब कुछ एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर कुछ लीगल चीज है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, ये आप लोग को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट्स हो आप। तो जजेस की सैलरीज जो होती है वो सिविल सर्वेंट्स के साथ अलाइन रहती हैं, और उनको जो है वो अपना रिटर्न जो है वो सबमिट करना पड़ता है, यानी कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जो होता है ना वो सबमिट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पर। फिर इसके अलावा री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 एक और रूल्स आया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई मैंडेटरी है कि जजेस को अपने सभी एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा जो उनके नाम पर है, इवन डिपेंडेंट्स टू द चीफ जस्टिस, मतलब कि ये चीज जो है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है वो घोषित करने की बात की गई कि उनके सामने और चीफ जस्टिस के सामने जो है आपको रखना पड़ेगा पूरी चीजें। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, राइट। अब देखो, री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि सभी जजेस जो है उनको अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ेगी भैया। 2009 का एक रेजोल्यूशन था, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजॉल्व किया इस चीज को कि भाई जजेस की जो संपत्ति जो डिक्लेयर करते हैं जजेस, तो वो वेबसाइट पर डिक्लेयर करना उनके लिए वॉलंटरी होगा, राइट। और जिसका दिल्ली हाई कोर्ट ने भी समर्थन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन अगर आप पब्लिश नहीं करना चाहते तो मत करो, बट ऑफलाइन आपके पास जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए ऑफिस में। वो भी चीफ जस्टिस जो होते हैं ना उनके उसमें ऑफिस में, तो आपको उनको डिक्लेयर करके रखना उनके समक्ष। ऑनलाइन नहीं करना चाहो तो मत करो। तो ये चीज भी 2009 के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया।
भाई ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई लोगों के पास जो संपत्ति होती है तो उसको बताने में क्या प्रॉब्लम ही क्या है भाई, कोई आपको ब्लैकमेल थोड़ा ना करेगा। एड्रेस आपका है, कितनी गाड़ी आपके पास है, कौन सी गाड़ी आपके पास है, बताओ ना यार। जैसे अभी वही एक आईएएस फ्रॉड आईएएस का एक केस हुआ था, आपको पता ऑडी वाला देखो आप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के पास ऑडी है यार, क्या बात है। ये बहुत धांधलेबाजी चल रही है। तो नीड फॉर जुडिशियल एसेट डिक्लेरेशन क्यों जरूरत है भाई, पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, पब्लिक को पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये जज है, ये उस पोजीशन पर बैठे हैं और जितनी उनको सैलरी मिल रही है, जितने पर्क्स मिल रहे हैं, और इतनी भाई देखो यार, आप जब इस जॉब पे जाओगे तो आपको सैलरी तो मिलती मिलती है, और वो सैलरी पूरी पता ऑलमोस्ट आपकी पूरी सेविंग्स होती है। घर आपको मिल रहा है, गाड़ी आपको मिल रही है ऑफिस तक जाने के लिए, ऑफिस से आने के लिए, राइट। उसके बाद आपको नौकर चाकर मिल रहे हैं आपके काम करने के लिए, आपको सर्व करने के लिए, कि आपको कोई तकलीफ ना हो। और क्या चाहिए भाई। बट भूख होती है ना इंसान को, तो भाई भूख है तो प्राइवेट सेक्टर पे काम करो। अगर आपको पैसे की भूख है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर पे मत जाओ, क्योंकि आप जब करप्ट होगे तो उसके कारण किसी ना किसी बेकसूर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने अगर किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट जो है वो, मतलब क्रिमिनल के फेवर में अगर जजमेंट दे दिया, किसी क्रिमिनल को तो छोड़ दिया, तो जिसके ऊपर वो बीतती है, उस क्रिमिनल ने जिसके साथ गलत किया है, तो सोचिए उसको कितनी बददुआ लगेगी। और ये बात तो भाई मैं बिल्कुल क्लियरली मानता हूं, चाहे कुछ कर लो, किसी पीड़ित व्यक्ति का दिल मत दुखाना, कि कहीं ना कहीं वो निकल के आता है। मेरे साथ अभी बीच में एक ने बहुत खतरनाक वाला फ्रॉड किया था। एक का तो केस चल ही रहा है, मतलब पिताजी के साथ वाला जो बड़ा फ्रॉड था, एक मेरे साथ पर्सनली हुआ था। एक ने अच्छे खासे मेरे पैसे मांगे थे, मुझसे उधार मांगा था, उसके बाद मुझ पर गुंडा ही दिखाना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप के मामले में अंदर है आज की डेट में। तो ऊपर वाले पे छोड़ो, जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, छोड़ो ऊपर वाले पे, ऊपर वाला देख लेगा। बट आप खुद कभी किसी के साथ लाइफ में गलत मत करना। आज की रेट में मुझसे कोई एक ऐसा व्यक्ति उठकर नहीं बोल सकता कि भाई मैंने किसी का 1 रुपया खाया हो, क्योंकि बिल्कुल फेयर जो है वो चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई लाइफ में। अगर आप फेयर चलोगे ना तो ऊपर वाला आपके साथ होगा, लोग आपके साथ होंगे। आगे की बात करते हैं। तो पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पब्लिक कॉन्फिडेंस को मजबूत करना जरूरी है, जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना, पारदर्शिता होना जरूरी है। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी ऐसी चलती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जजेस को जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है अपनी इनकम सोर्सेस, और क्या क्या उनको गिफ्ट में मिल रहा है, और क्या क्या उनके पास प्रॉपर्टी है, सब बताना पड़ता है। साउथ कोरिया के अंदर भी जितने भी हाई रैंक पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग जजेस, सबको बताना पड़ता है कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी क्या चीज है उनके पास, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तक, कितने शेयर्स वगैरह, ये सब। फिलीपींस रशिया में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि डिस्क्लोज करने की बात की गई है, एंटी करप्शन मेजर के तौर पर लिया जाता है। तो यही चीज है। अब चिंता वाली बात क्या उठाई है जजेस ने, तो भाई प्रिवेसी, मुझे तो नहीं लगता प्रिवेसी यार, वो तो ऐसे ही पता लग जाए। आज की डेट में सोशल मीडिया में सब कुछ अवेलेबल रहता ही है यार। पता नहीं, बोल रहे हैं कि फैमिली को हरास जो है वो किया जा सकता है, थ्रेट किया जा सकता है। मैं नहीं मानता। इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है, कौन करेगा इंफॉर्मेशन का मिसयूज भाई। तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे कौन चुरा के ले जाएगा, तुम वैसे भी तुम इतने बड़े अधिकारी हो यार। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये बोलते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट रखो, हम पब्लिक को नहीं बताएंगे हम अलग है। क्यों भाई, सैलरी तो पब्लिक के टैक्स से ही आती है। तो मेरा मानना इस मामले में ये है कि नहीं, ये इसको मैंडेटरी करना चाहिए, और सभी, मतलब इवन पॉलिटिशियन के लिए सबसे पहले, क्योंकि करप्शन मेन और मोटा वहीं से शुरू होता है। बोलते ना बंगले में, मैंने खुद भाई लाइजनिंग का काम मैंने भी किया हुआ है और चलता है हमारा। तो कई बार जो टेंडर वगैरह पास होते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर 50 करोड़ का टेंडर है, तो बंगले को कम से कम 10 से मतलब सबसे बड़ा मुंह होता है बंगले का, बंगला मतलब पॉलिटिशियन ऑफिस, राइट। तो उनका सबसे बड़ा मुंह होता है। क्या ही बोले भाई। मैं तो आपके सामने पूरी फेयरली चीजें डिस्क्लोज करता हूँ, क्योंकि आप आने वाले समय में ऑपरेट करोगे कि, और ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें किताबी में नहीं मिलेगी, और यही चीज जब आप मेंशन करोगे ना मेंस में, मतलब मेंशन नहीं करना है बट इनडायरेक्टली, तो आपकी कॉपी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए चर्चा करें। तो कानून जो है वो अच्छे बनाओ भाई, इस्टेब्लिश करो क्लियर प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, और प्रिवेसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को बैलेंस करके चलो। तो ये है एक ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है। तो गाइज यूनाइटेड नेशन की 80th एनिवर्सरी 2025 में आने वाली है,
अब ये G4 याद रखना बॉस, अगली बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि G4 कंट्रीज कौन सी हैं, तो आपको ये 4 कंट्रीज के नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। ये G4 एक बेसिकली ग्रुप है जो ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाओ, स्पेशली उसकी परमानेंट सीट में। यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है इसके अंदर, L69, C10 ऐसे भी ग्रुप्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बट G4 आप ध्यान में रखना, G4 से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आएगा। G4 की मीटिंग 23 सितंबर 2024 को हुई फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और के बारे में, और साथ ही साथ जो रिव्यू प्रोग्रेस है रिफॉर्म से रिलेटेड, उस पर जो है वो चर्चाएं हुई, मतलब समीक्षा की गई कि भाई हम किस तरीके से जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाएं। तो रोल जो है वो G4 का क्या है, ये 4 कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ये चाह रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। अभी 2-4 दिन पहले भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आया था जब हमने डिस्कस भी किया था, और ये आता रहेगा अभी कंटिन्यूअस, आपको 2-3 महीने तक अब देखने को मिलेगा, हर महीने 2-3 बार तो आएगा ही आएगा। फिर क्योंकि देखो यार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इतने समय से बनी है, बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि कौन से ईयर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी है। एक हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जस्ट एस्टैब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन, सॉरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें हम लोग, या फिर सिंपली यूनाइटेड नेशन की बात करें, ये पूरे दुनिया भर में शांति लाने के लिए बनाई गई थी कि पूरे दुनिया भर में एक इंटरनेशनल कानून जो है वो होना चाहिए जिसका पालन सभी लोग करें। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। यस, एक नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1945 से लेकर अभी तक इसमें सुधार नहीं आए। आज की डेट में काफी सारे ग्लोबल मुद्दे हैं, और जो कंट्रीज 1945-47 में थी, 1950 में थी, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में वो कंट्रीज काफी आगे आ गई हैं। जैसे इंडिया, भारत नेक टू नेक जो है वो डिस्कशन करता है यूएसए के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यस, और बट हम परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, हमारा स्टेक नहीं है उसमें। इवन नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट को भी बढ़ाया जाए, भाई अलग अलग कंट्रीज आप देखिए उभर कर आ चुकी हैं अब ग्लोबल लेवल पर। तो आपको और अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों के अंदर आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो बस यही चीज के बारे में इन्होंने G4 ने वो चर्चा करी। G4 क्या, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, ये सब रीजन अंडर रिप्रेजेंटेड जो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर तो परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर उसमें है ही नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, L69 ग्रुप जिसके अंदर 42 डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, इनने भी बोला कि भाई हमें रिफॉर्म चाहिए। ये ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आज की डेट में ग्लोबल रियलिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन। एक ज्वाइंट मीटिंग हम लोग को L69 C10 की देखने को मिली। C10 जो है वो एक ग्रुप है अफ्रीकन कंट्रीज का, 10 अफ्रीकन कंट्रीज का। उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमें तो रिफॉर्म चाहिए, तो सब लोग बोल रहे हैं G4, L69, C10 सभी बोल रहे हैं कि भाई हमें तो रिफॉर्म चाहिए, और अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल करो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन की बात करें तो इसके अंदर हम लोग को कोलिशन, एक गठबंधन देखने को मिलता है कंट्रीज का, जो इनफॉर्मली जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर जो है वो काम कर रही होती हैं, और ये चाह रही है कि भाई इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, सुधार चाहिए। इसमें अफ्रीकन यूनियन भी है, अरब लीग भी शामिल है। राइट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर चेंज करो, उसकी फंक्शनिंग को और बेटर बनाओ, क्योंकि अब वो पहले की तरह सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही जो आज की डेट में दुनिया को चाहिए। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। बाकी और कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। कुछ हाइलाइट्स मिनिस्टेरियल स्टेटमेंट के क्या कहें तो उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनने वही सेम सेम वही बातें हैं कि इनने मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस किया, ग्लोबल डेवलपमेंट पर फोकस किया कि भाई और भी लोगों को शामिल करोगे तो और अच्छा डेवलपमेंट होगा। बस यही सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। टेररिज्म का इशू आज की डेट में बढ़ता जा रहा है, उसको रिजोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए और मेंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यूनिटी कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बस यही चीज है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो बात हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलेटेड एक बात हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है कलकत्ता हाई कोर्ट से कि भाई क्यों क्यों सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हो। राइट, मतलब कुल मिलाकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि भाई सीबीआई एक मामले में जांच करे, और ये जीटीए रिक्रूटमेंट का मामला था, इस पूरे आर्टिकल के अंदर चीजें ढंग से मेंशन नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि जीटीए रिक्रूटमेंट मतलब जीटीए वो गेम वाले की बात नहीं हो रही। राइट, जैसे पता होगा जीटीए वाइस सिटी, वो नहीं, या सैन एंड्रियास,
जीटीए बेसिकली गोरखलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको फुल फॉर्म है। पूरा मामला जो है वो ये है कि दार्जिलिंग हिल्स में जो स्कूल्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, स्कूल्स के टीचर्स का, दार्जिलिंग हिल्स में स्कूल के टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है ना। तो उस पर जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई सीबीआई जो है वो इन्वॉल्व हो, सीबीआई जांच करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, क्यों, क्या लोकल पुलिस इतनी सशक्त नहीं है कि जो सीबीआई को बुलवाना पड़ रहा है आपको? क्योंकि सीबीआई जो होना चाहिए वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार ये बात कह चुकी है कि भाई अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो कि स्टेट पुलिस नहीं कर पा रही है, तब सीबीआई को इन्वॉल्व करो। हर किसी केस में सीबीआई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तो ये था पूरा मामला। और एक अपील करी थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कि भैया क्या, क्यों सीबीआई की जांच करवाई जा रही है? आप सीबीआई की जांच मत कीजिए, स्टेट पुलिस जो है वो अपने हिसाब से देख लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुष्टि कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई सही बात है, और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर जो थे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को लेकर उसको खारिज कर दिए। तो मामला समझ में आया। मामला कुछ नहीं था, यह था कि जो रिक्रूटमेंट जो हो रहा था, अपॉइंटमेंट जो हो रहे थे, तो उसमें कुछ धांधलेबाजी चल रही थी, तो उसकी जांच की यहाँ पर बात की गई, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। इसमें जीटीए जीटीए हर जगह लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो भाई कि यहाँ पर फुल फॉर्म क्यों नहीं मेंशन्ड है, राइट। एनीवेज, तो आपको सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए। और एक मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आज की डेट में आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से सीबीआई के चैप्टर को जो है वो पूरा पढ़ना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ऑपरेट करती है सीबीआई। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। करप्शन के मामले और जो भी क्राइम्स के मामले होते हैं नेशनल लेवल पर, तो उसको टैकल करने का इसका काम होता है। हालांकि पता है सीबीआई को बेसिकली कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो डेफ एंड डम रहती है, मतलब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वैसा वो करती है। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, राइट। ये हैंडल करती है मल्टी स्टेट क्राइम्स को, राइट, और केसेस को, जिसमें इंटर एजेंसी अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन क्या होती है? देखो, जब भी सीबीआई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उससे पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता होती है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तभी सीबीआई वहां पर उसकी टेरिटरी में एंटर करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। कई बार सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे होता है ना कि स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट जो है वो प्रस्तुत करके सीबीआई को जो है भेज देती है कि भाई हमारा मामला है। नेक्स्ट, सीबीआई वर्सेस राजेश गांधी का केस 1997 का हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस चीज पर कहा गया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो सीबीआई को असाइन की जाएगी, और वो तभी की जाएगी अगर लोकल पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम ना हो। ऐसे ही विनीत नारायण और यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1997 का था, तो उसमें कहा कि सीबीआई इंडिपेंडेंस की सख्त आवश्यकता है, राइट। एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करो एजेंसी के लिए हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस में, ठीक है। फिर अभी रिसेंट जजमेंट सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर का 2023 का देखने को मिला, जिसमें डिक्लेयर किया स्पेशल स्पेशल प्रोविजन जो है दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत। तो ये कहा गया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन जो होंगे वो इसके मान्य होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी, कुछ प्रोविजंस डीपीएससी के, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और कहा कि अगर सीबीआई ने पूर्व किसी भी मामले में इन प्रोविजंस का इस्तेमाल किया है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन जो है बोलते हैं कि भाई पहले भी अगर कुछ है, यानी कि आपने किया हुआ इस प्रोविजन के तहत कार्रवाई वगैरह, तो वो मान्य नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन भी एक था, सीपीआईओ सीबीआई वर्सेस संजीव चतुर्वेदी का केस 2024 का। इसमें कहा गया कि सीबीआई जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से पूरी तरह से बाहर नहीं है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी के ऑपरेशन में होना, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने से रिलेटेड ये चीज थी। बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई अभी जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सीबीआई जो है वो जांच करे एक मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि क्यों भाई, लोकल पुलिस जब अगर सक्षम है तो सीबीआई को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? बात वो है। नेक्स्ट, अब देखो ये लिख लो, ये टॉपिक ये है कि थोड़ा सा एग्जाम में आ सकता है। एक बिटगेन इंडस्ट्रियल एरिया की यहाँ पर बात हो रही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है, बीआईए। ये बेसिकली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर बनाया गया है, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है, और ये इनिशिएटिव जो है वो मेक इन इंडिया
मेक फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस पर मेन फोकस रखा गया है एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, राइट। इसके अंदर टोटल बजट जो है वो 6,414 करोड़ का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर ही एक ब्रिटिगन इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, जहां पर एक्सपोर्ट पर मेनली फोकस होगा और जहां पर लोगों को जॉब्स मिलेंगी। नेक्स्ट, परमा फ्रॉस्ट। तो भैया परमा फ्रॉस्ट तो आप ही बताएंगे ये क्या चीज है, राइट। ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है परमा फ्रॉस्ट से रिलेटेड। किस चीज को बोलते हैं परमा फ्रॉस्ट, पता है आपको? कोई भी ऐसी चीज जो बर्फीली हो, जो भी क्षेत्र बर्फीला है वो परमा फ्रॉस्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो क्रायोस्फीयर ज्योग्राफी के अंदर आपका एक टॉपिक है, मतलब पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक, तो उसमें ये पूरी चीजें मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स पर कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही परमाफ्रॉस्ट से रिलेटेड हम लोग को एक टॉपिक भी देखने को मिल रहा है, मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की 120 से 150 वर्ड्स में। तो चलिए, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। माता जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।